नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव की। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने भी कमान अपने हाथ में ले ली, लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी की जो रैली की जो शुरुआत है वो है सीलमपुर से, और सीलमपुर जहां पर 50% तक जो आबादी है, लगभग आधी आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सीलमपुर ही क्यों? तो सीलमपुर इसलिए क्योंकि सीधे तौर पे देश के मतदाताओं को, या हम कहें कि मुस्लिम समुदाय को, कम्युनिटी विशेष को, ये मैसेज देना कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिमों के हित की, या हम बात करें कि मुसलमानों की पार्टी है। और यही एक वजह जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि केजरीवाल और राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, आपस में इनका गठबंधन क्यों नहीं है। तो इसकी बड़ी वजह भी यही थी। और दूसरा, जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं दूसरे प्रदेशों से, चाहे वो अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, इन लोगों का भी जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होना, वो यही दिखाता है कि जब कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो मुस्लिम मतदाता जो उनके साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर जुड़ा हुआ है वो उनका साथ छोड़कर चला जाएगा। तो यह तो हुई सीलमपुर की कहानी। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में अरविंद केजरीवाल दोनों के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर भी हमला बोला, और भी तमाम तरह की चीजों को लेकर जो है वो हमला बोला, लेकिन उसके बाद में केजरीवाल की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल जो है वो चुप क्यों है। अब आकलन करने के लिए हम किसी भी तरीके से आकलन पे जा सकते हैं, लेकिन यहां पे केजरीवाल की मेंटेलिटी जो है वो ये है, अगर वो राहुल गांधी को तवज्जो देते हैं, मतलब राहुल गांधी के उस बयान की प्रतिक्रिया देते हैं, तो फिर मीडिया में चर्चा शुरू हो जाएगी राहुल गांधी बनाम केजरीवाल। और केजरीवाल जो है वो उससे बचना चाह रहे हैं। केजरीवाल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली का जो मुकाबला है सिर्फ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। और फिर बात वहीं आ जाती है, मुस्लिम मतदाताओं को भी यही संदेश देना कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकती है तो वो आम आदमी पार्टी हरा सकती है। और मुस्लिम मतदाताओं की जो मेंटेलिटी है वो इस देश का हर चुनाव का आप पैटर्न देखोगे, या हम कहें कि क्रोनोलॉजी को समझोगे, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि मुस्लिम मतदाता उसी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देता है जिस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी को हराने की कुम्मत हो। अब वो जो है वो कोई भी पार्टी हो सकती है, चाहे वो अखिलेश यादव की हो, ममता बनर्जी की हो, या फिर कांग्रेस पार्टी हो। तो यहां पर केजरीवाल की जो मानसिकता है वो यही है। लेकिन इसमें जिस तरीके से जब हम बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों को जो टिकट दिए हैं उससे एक साफ तौर से यह है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 2 चुनावों में जो गलती की थी, क्योंकि उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही थी, इस बार लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो कांग्रेस पार्टी किसको डेंट करेगी, ये एक जो है वो बड़ा सवाल है आज की स्थिति में। तो आज की स्थिति में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ही डेंट करते हुए नजर आ रही है। अब वो कितने % पे जाएगा वो चुनाव का परिणाम बताएगा, लेकिन आप मान के चलिए 4 से 5% अगर वोटर इधर उधर हो गया तो फिर आम आदमी पार्टी की हार से आम आदमी पार्टी को कोई नहीं बचा सकता। और उसमें जिस तरीके से हाईकोर्ट की जो टिप्पणी आई है, और हाईकोर्ट ने सीएजी की जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर केजरीवाल सरकार को जो फटकार लगाई है, ये अपने आप में जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए अब बड़ी मुसीबत है। क्योंकि शीश महल का जो मैटर था, शराब घोटाला था, उसके बाद में जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट जो थी उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। और आप मेरे पिछले जो है वो 1 महीने पुराने जो वीडियो है अरविंद केजरीवाल पे जो मैंने वीडियो बनाया, आप उसको उठा के देखिए। उस वक्त भी मैंने इस पे बात भी की थी कि सीएजी की लगभग 12 रिपोर्ट को अरविंद केजरीवाल ने जो है वो विधानसभा के पटल पर नहीं रखा। और ये बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया
जब अरविंद केजरीवाल ये कहता है कि बजट जो है वो सरप्लस है, और इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आती है सीएजी के हवाले से कि दिल्ली की जो हालत है बजट की वो खस्ता हालत है, और दिसंबर तक आते आते सैलरी के पैसे भी नहीं मिलेंगे, बचेंगे। और फिर उसके ऊपर जो है वो आतिशी का हस्ताक्षर, मैं यहां पे कहूंगा जो लेटर जो था, जो केंद्र को लिखा गया था, केंद्र सरकार को, और 10,000 करोड़ की जो मांग की गई थी लोन की, और फिर उसमें आतिशी मारलेना के ही वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव आशीष वर्मा ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल किया था कि आम आदमी पार्टी को या सरकार को इस तरीके का लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब दिल्ली में जो है वो चुनावों को देखते हुए खर्चा कम है, और ऐसी स्थिति में इसका ब्याज जो है वो बढ़ जाएगा, तो इससे जो है वो गाठा बढ़ जाएगा। और फिर जब ये कहते हैं कि सैलरी के जब पैसे नहीं होंगे, तो फिर उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जब ये कहता है कि घाटे का सौदा नहीं है, तो फिर अब तक आप सोच के देखिए 1,000 रुपए की जो योजना थी उसमें 1,000 रुपए किसी महिला को नहीं दिए गए, ना वो पंजाब में दिए गए ना दिल्ली में दिए गए, लेकिन गेम खेला कि जो है वो 2,100 रुपए दिए जाएंगे, अगर दोबारा से आप अरविंद केजरीवाल को वोट दोगे तो दिए जाएंगे। उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट किया। अब जब अरविंद केजरीवाल से यही सवाल पूछा जाता है तो फिर वो दूसरी चीजों पे चले जाते हैं। तो आप सोच के देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल के पास पैसों की कमी नहीं है, दिल्ली के खजाने में, सरकारी खजाने में पैसों की कमी नहीं है, तो जिन मौलानाओं को लगभग 250 मौलवियों को तनख्वाह देने की बात की थी, वो उन मौलानाओं को 17 महीने से तनख्वाह क्यों नहीं दी गई, जबकि चुनाव नजदीक है। अब तो उनको जो है वो उनका बकाया पेंडिंग जो है वो अरविंद केजरीवाल को दे देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया। अब ऐसी स्थिति में आप सोच के देखिए कौन सी सरकार ऐसी होगी जो अपना नुकसान देखेगी। वो तो यही चाहेगी। आज अरविंद केजरीवाल भले ही जो है वो ग्रंथियों की बात करते हो, भले ही वो पुजारियों की बात करते हो, लेकिन वो मौलवियों के लिए जो वादा किया था, जो मौलवियों को जो है वो तनख्वाह देने की बात की थी, तो वो क्यों चाहेगा कि मैसेज ऐसा जाए कि अरविंद केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए। तो यहां पे अरविंद केजरीवाल का झूठ जो है वो साफ तौर से पकड़ में आता है। इसके अलावा जब हम हाईकोर्ट की बात करते हैं तो इसमें एक टेक्निकल चीज और जो थी वो ये थी कि इस रिपोर्ट को जो है वो विधानसभा के पटल पे लाना था, और फिर उसके बाद में ये जो है वो पब्लिक डोमेन में जाती। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। और अब जब एलजी के दफ्तर से ये रिपोर्ट आती है तो उसके बाद में अरविंद केजरीवाल और उसके जो आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट ही झूठी है। तो 2014 से लेके 2024 तक आप सोच के देखिए, कॉमन सेंस की बात, कि कोई भी एक साधारण व्यक्ति है, उसका किसी एक के साथ झगड़ा है या किसी के साथ जो है वो मनमुटाव है, 2 के साथ हो सकता है, 3 के साथ हो सकता है, लेकिन किसी गांव में एक बंदे का सब घरों से जो है वो झगड़ा चल रहा है, तो वो सारे घर वाले जो है वो गलत है या वो अकेला बंदा गलत है। और यही अरविंद केजरीवाल की स्थिति दिल्ली में। जो अरविंद केजरीवाल, आप सोच के देखिए, आज वो ये कहता है कि एलजी के दफ्तर से जो केग की जो रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक की गई है वो फर्जी है। तो आप सोच के देखिए 2013 में अरविंद केजरीवाल भी तो वही कर रहा था शीला दीक्षित के खिलाफ। 2G घोटाले की हम बात करें, किसी भी घोटाले की बात करें जिसमें अरविंद केजरीवाल सीएजी की जो रिपोर्ट थी जो कभी पब्लिक डोमेन में आई नहीं, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाता था। और उससे भी तगड़ी बात तो ये थी कि शीला दीक्षित के जो है वो पूरी दिल्ली में ऑटो वगैरह के ऊपर पोस्टर तक जो है वो लगा दिए गए थे। तो अरविंद केजरीवाल का स्टैंड इससे आपको जो है वो समझ में आएगा। और उससे जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो उससे बड़ी एक बात हम और इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं कि इसके बाद में भी हमारी जो न्याय प्रणाली है वो आंखें बंद करके कबूतर बन के बैठी है कि हमने आंखें बंद कर ली है, हमें कोई दिखता ही नहीं है, इसका मतलब कोई है ही नहीं। आपने अरविंद केजरीवाल के ऊपर फटकार लगाई, आप ही की कोर्ट जो है वो न्याय प्रणाली में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, आप ही जो है ये कहते हो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब नीति में जो ईडी और सीबीआई है उनके पास में सबूत और साक्ष्य जो है वो बिल्कुल सही है, इसलिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब मार्च के महीने में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी
तो अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और उसमें यही याचिका लगाई गई थी कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो अवैध है। फिर सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद में कोर्ट ने माना कि नहीं, अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो अवैध नहीं थी, वो वैध थी, लीगली की गई थी और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई थी। तो आप मुझे एक चीज बताइए, आप खुद भी सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी जो है वो अवैध नहीं है, बिल्कुल सही है, साक्ष्य और तथ्य जो है वो सबूत जो है वो मौजूद है उसकी गिरफ्तारी के लिए, तो फिर वह व्यक्ति को जमानत क्यों दी जाती है? क्योंकि वो एक जगह नहीं, हर जगह जो है वो डिफाल्टर है। फिर कोर्ट जो है वो उसको अंतरिम राहत दे देती है कि चुनाव नजदीक है, चुनाव प्रचार करना है। तो आप उस व्यक्ति से उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो चुनाव में जाके जो है वो सही वादा करेगा या जो है वो सही चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में रखेगा? तो ये अरविंद केजरीवाल की जिस मानसिकता को आज भी जो लोग, ये उनके लिए है विशेष तौर से, जो ये समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन यहां पे हमें समझने की जरूरत इतनी है कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप 2013 से नहीं, आप 2011 से जब अरविंद केजरीवाल को समझोगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि अरविंद केजरीवाल की सच्चाई क्या है। और फिर उसमें हमारी न्याय प्रणाली जो है वो किस तरीके की है वो तो आपको पता ही है। आपके पास पैसा होना चाहिए और आपके पास एक मजबूत वकील होना चाहिए। उसके बाद में आप जो मर्जी करें, आपके जो है वो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो यहां पर इसलिए अरविंद केजरीवाल दबाव में तो है, ये तो जो है वो साफ तौर से देखा जा सकता है। लेकिन अगर कोई लोग ये सोच रहे हैं कि मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होगा, तो मुझे लगता है यहां पे दिल्ली का जो चुनाव है अब त्रिकोणीय नहीं होगा। अब इसमें जो है जो भी फैक्टर जो अफेक्ट करेगा वो होगा कांग्रेस पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक फिक्स वोटर है। आम आदमी पार्टी के पास में कांग्रेस पार्टी से जो है वो कब्जा किया हुआ वोटर है। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी कितना गेन करती है, ये दिल्ली के चुनाव के जो परिणाम होंगे उसकी दिशा तय करेगा। अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर कड़ी साबित हुई तो हो सकता है आम आदमी पार्टी की 15 से 20 सीटें, मैं फिर कह रहा हूं आपको, उस दिन भी हमने बात की थी कि वो कम हो सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जो है वो सत्ता की गद्दी पर बैठ सकता है। मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बन भी नहीं सकता। और अगर कांग्रेस पार्टी अपना जो है वो वोट परसेंट बढ़ा जाती है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता पे काबिज हो जाएगी, या हम कहें कि शीला दीक्षित के बाद में और अरविंद केजरीवाल में आम आदमी पार्टी की सत्ता के बाद में जो 20 से 30 साल का जो समय रहा, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली में सत्ता में आ सकती है, उसकी पूरी संभावना है। और इसमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के संगठन जो उतरा हुआ है, उससे तो अभी जो है वो नजर भी यही आ रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।